एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह रोटी से खेलता है। सन 1970 के दशक में सुदामा पांडे धूमिल की लिखी गई कविता रोटी और संसद की यह पंक्तियां हमें आज जो हमारा वर्तमान सामाजिक परिप्रेक्ष्य है, जो हमारी वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था है, उस पर एक करारा व्यंग करता है। जो स्थिति सन 70 के दशक में भारतीय राजनीति की थी, आज वही स्थिति भारतीय राजनीति की आज भी वही है। इससे पहले कि हम कुकुरमुत्ता कविता पर आए, उससे पहले हमें सुदामा पांडे धूमिल की वह कविता जो भारतीय राजनीति के विद्रुप्त और दोहरे चरित्र को दिखाता है, उसको फिर से याद करने की जरूरत है। हमें समाज के सर्वहारा वर्ग बनाम पूंजी वर्ग के बीच का जो संघर्ष है, हमें उन्हें फिर से याद करने की जरूरत है और हमें उन पंक्तियों को फिर से दोहराने की जरूरत है कि एक आदमी जो रोटी बेलता है, एक आदमी जो रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। मैं पूछता हूं कि वह तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार श्रीवास्तव और आपने देखना शुरू कर दिया है प्लूटस आईएएस की विशेष प्रस्तुति हिंदी साहित्य। इससे पहले कि हम कुकुरमुत्ता कविता और उसके प्रतिवाद और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता पर बात करें, हमें यह याद करने की जरूरत है कि इस देश में, भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में, जब हम विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं की बात करते हैं, विचारधाराओं की बात करते हैं, तो उसमें हमें 3-4 विचारधाराएं एकदम प्रमुखता से सामने आता है। एक समाजवाद की विचारधारा, एक विचारधारा जो पूंजीवाद का विचारधारा है, और एक जो विचारधारा है वो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की विचारधारा है, सर्वहारा वर्ग की विचारधारा है, जिसमें सबके पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, जिसमें सबकी भागीदारी की बात होती है। जब हम समाजवाद और मार्क्सवाद या ये कहिए कि पूंजीवाद बनाम सर्वहारा वर्ग की बात करते हैं, तो मुझे अदम गोंडवी की वह कविता भी याद आती है कि समाजवाद उतरा है विधायक जी के आवास पर। खैर, आज हम बात करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के अंतर्गत हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं पढ़नी होती है। उसमें से प्रथम कविता जो है वह राम की शक्ति पूजा, और राम की शक्ति पूजा, शक्ति का जो संदर्भ है वह प्रतीकात्मक अर्थ में है कि राम ने जो शक्ति की उपासना की थी, जो कि 1936 में लिखा गया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। और यह जो कुकुरमुत्ता है, कुकुरमुत्ता जो कविता लिखी गई थी, वह हंस पत्रिका में सबसे पहले 1941 में छपी थी, या कई कई जगहों पर यह कहा जाता है कि 1942 में इसको मानते हैं, जबकि इसका मूल रचना जो हुआ है 1941 में हुआ है। तो हमें यह जानने की जरूरत है कि कुकुरमुत्ता जो कविता है, यह कुकुरमुत्ता आखिर किस चीज को बयां करता है, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर जब हम बात करते हैं कि अगर प्रशासनिक सेवा में अगर हम जाते हैं, भारत सरकार द्वारा जब संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जब हम चयनित होकर के आईएएस या आईपीएस या अन्य सेवाओं में जाते हैं, और उसमें से अगर मैं मुख्य रूप से कहूं आईएएस आईपीएस, जो कि मैंने जिसमें ऑल इंडिया कैडर डिसाइड होता है, तो जब हम प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं तो कुकुरमुत्ता को पढ़ने की आखिर जरूरत क्या है? क्या है कुकुरमुत्ता? कौन है कुकुरमुत्ता? ये कुकुरमुत्ता आखिर है कौन? क्या कुकुरमुत्ता केवल एक पौधा है? आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता जो बगीचे में उग जाता है। लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि भारतीय लोकतंत्र जो आज पूंजीवाद के रथ पर सवार होकर बेलगाम घोड़े की तरफ भागता जा रहा है, उसमें आम आदमी कहां है? हाशिया समाज जो संघर्षशील समाज है वह कहां है? या दूसरी भाषा में अगर हम अकादमिक डिस्कोर्स की भाषा में कहें तो जो हमारा समाज का सबल्टन पीपल्स है, या सबल्टन जो सबल्टन लोगों का जो इतिहास है, सबल्टन लोगों का जो जीवन संघर्ष है, वह क्या इस पूंजीवाद के रथ पर सवार
हमारे देश के हमारी देश की राजनीति जो बेलगाम घोड़े की तरफ बढ़ती जा रही है, उसमें सर्वहारा वर्ग की भी बात हो रही है। हम लाख दावे कर लेते हैं कि इश्तेहारों में इश्तेहार जो शहरों पूरा का पूरा शहर हम छाप डालते हैं इश्तेहार से कि सरकार की योजनाएं जो है ये सर्वहारा वर्ग के लिए है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज इस देश में लोगों की जो मूलभूत समस्या है, रोटी कपड़ा और मकान, जब उनको पाने के लिए भी उन्हें जी तोड़ मेहनत करना पड़ता है, कठिन मेहनत करने के बावजूद भी जब उन्हें यह जीवन की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान तक नसीब नहीं होता है, और दूसरे ही तरफ हम देखते हैं कि चुनावों में करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, तो हमें कुकुरमुत्ता की याद आती है। कुकुरमुत्ता एक प्रतीक है, कुकुरमुत्ता प्रतीक है समाज के उन लोगों का जिनको हम अनचाहे उगे हुए कह देते हैं, क्योंकि हमने तो अपने बगीचा में गुलाब को उगाने की परिकल्पना की थी, लेकिन कुकुरमुत्ता भी है जो न चाहते हुए भी उगाता है, और आपके हर उस रंगीन ख्वाब पर एक बदनुमा दाग बनकर आपके सामने यह यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा उठता है कि सर्वहारा वर्ग का विमर्श कहां है। तो आइए आज हम आज जो यूपीएससी में जो कुकुरमुत्ता कविता है उसके विभिन्न जो दृष्टिकोण है उन दृष्टिकोण पर बात करेंगे, और आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कुकुरमुत्ता कविता के माध्यम से मैं पूरे कुकुरमुत्ता के जो विभिन्न पक्ष हैं, जो कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जाते रहे हैं अभी तक मुख्य परीक्षा में, तो उसमें आपका जो आंसर लेखन हो, अर्थात उत्तर लेखन मैंने आप उत्तर लेखन को कैसे करें और कहां आप किन किन बिंदुओं का उसमें समावेश करें, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करने वाले हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आज मैं आपको कुकुरमुत्ता के बारे में अगर मैं आज से आपसे अगर मैं विमर्श करूं, तो निश्चित रूप से आपके पास इसको पढ़ने के बाद और हमारे समझाने के बाद आपके पास कुकुरमुत्ता से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं रहेगा। तो आइए हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है कुकुरमुत्ता कविता का मूल प्रतिपाद्य। इसका मूल प्रतिपाद्य आखिर है क्या, मूल संवेदना कहता क्या है, और उसकी वर्तमान प्रासंगिकता। मैंने अभी तुरंत आप यहां देख रहे होंगे कुकुरमुत्ता का ये फोटोग्राफ्स है। तो आप जानते हैं कि कुकुरमुत्ता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई पूंजीवादी सभ्यता के पर करारा व्यंग करती हुई एक लंबी कविता है। यह कविता पहली बार हंस पत्रिका में मई 1941 के अंक में प्रकाशित हुई थी। यह निराला जी की सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसके जद में हमारा वर्तमान भारत भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है, और हमारा जो अमेरिकन राष्ट्रपति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, जो ग्रेट अमेरिका बनाने के कंसेप्ट में H1 वीसा पर भी रातों रात H1 वीसा की प्रासंगिकता पर जब सवाल खड़ा कर देता है, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि साहित्य क्यों पढ़ाई जाती है संघ लोक सेवा के विद्यार्थियों को, मैंने संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले प्रतियोगियों को क्यों पढ़ाई जाती है, अब आपको यह समझ में आ रहा होगा। तो यह कविता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था प्रहार करती हुई एक साथ प्रगतिवादी और प्रयोगवादी, आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य में दो काव्यधारा आई थी, प्रगतिवादी काव्यधारा और प्रयोगवादी काव्यधारा। तो यह कविता जो है वह एक साथ प्रगतिवादी और प्रयोगवादी दोनों काल की विशेषताओं से युक्त कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता के संदर्भ में आचार्य नंदुलाल वाजपेयी जी जो प्रसिद्ध आलोचक रहे हैं, उनका यह मत है, वो कहते हैं कि कुकुरमुत्ता में विनोद की सृष्टि अतिरंजित वर्णनों द्वारा की गई है, यत्र तथ्य यथार्थवादी चित्रण की भी प्रवृत्ति दिखाई देती है। मेरा मत नहीं है अशोक, ये नंदुलाल वाजपेयी जी का कहना है कुकुरमुत्ता कविता के संदर्भ में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता कुकुरमुत्ता हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय स्थान रखती है। यह कविता मात्र एक साहित्यिक रचना नहीं, अर्थात यह केवल मात्र एक साहित्यिक रचना या साहित्यिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह
1941 के भारत की सामाजिक आर्थिक विसंगतियों, याद रखिएगा 1941 भारत तब तक आजाद नहीं हुआ था, हम ब्रिटिश उपनिवेशवाद के गुलाम थे, यानी कि भारत पर औपनिवेशिक शासन था। तो अगर यह 1941 के सामाजिक आर्थिक विसंगतियों के बारे में बात कर रहा है, तो यह 2025 के समाज की बात कर रहा है, और आने वाले समय में जब हम विकसित भारत बन जाएंगे तब के समाज पर भी यह करारा व्यंग करेगा कि अगर पूंजीपति बनाम सर्वहारा वर्ग का जो संघर्ष है वह शाश्वत संघर्ष है, वह एक दिन का संघर्ष नहीं है, यह शाश्वत संघर्ष है। और इसीलिए निराला जो है वह उनकी जो दो रचनाएं हैं कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, वह अपने काल का अतिक्रमण करता है, अर्थात वो अपने समय और अपने स्थान का अतिक्रमण करके उसके सापेक्ष न होकर के अपने अग्रगामी समाज की ओर बढ़ता है, क्योंकि वहां भी वो समस्या होगा, वहां भी वो अगर वो समस्या होगा तो कुकुरमुत्ता की याद आएगी। जिस तरह राम की शक्ति पूजा में केवल राम की शक्ति पूजा प्रतीकात्मक कविता है, लेकिन वो कविता के है क्या? कविता यह बताता है ना कि सत्य और असत्य के बीच का द्वंद्व है, यह रामत्व और रावणत्व के बीच का द्वंद्व है। रामत्व जो कि सद्गुणों का समुच्चय है, रावणत्व, रावण क्या है? अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ जाति शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं जो कि भारतीय संविधान में हमेशा असंवैधानिक माना जाता है, लेकिन क्योंकि पढ़ाने वक्त में इतनी छूट तो हमें मिलनी ही चाहिए कि हम जब बात करें तो मैंने जिस वर्गीय चेतना या जिस जातीय चेतना की बात करें तो उसको भी हम थोड़ा सा इंगित करना पड़ता है। तो यहाँ मैं ये कहिए कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का थोड़ा सा प्रयोग करके मैं ये बताना चाहता हूं कि रावण है कौन? रावण उच्च कुलीन ब्राह्मण है, संस्कृत का विद्वान है, शिव का महाउपासक है। तीन गुण देख लीजिए, उच्च कुलीन ब्राह्मण, संस्कृत का महान विद्वान, शिव यानी कि मृत्यु के देवता, त्रिकालदर्शी के अनन्य भक्त, और जब निराला दिखते हैं है अन्याय जिधर शक्ति उधर, तो समझिए कि रावण जो है उसके पक्ष में सारा तंत्र है। आप केवल अर्थ के संदर्भ को हटा दीजिए, पौराणिक संदर्भ को निराला लेते हैं, राम और रावण के युद्ध के बीच का युद्ध है, लेकिन उसको जब वो वर्तमान समाज से जोड़ते हैं तो राम और रावणत्व का जो लड़ाई है, अर्थात रावणत्व और रामत्व के बीच का जो लड़ाई है, यानी जो संघर्ष है वह शाश्वत संघर्ष है। सत्य का असत्य के साथ संघर्ष शाश्वत संघर्ष है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत का संघर्ष शाश्वत संघर्ष है। उसी तरह यह राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में है। जबकि अगर हम कुकुरमुत्ता के बारे में बात करें तो कुकुरमुत्ता में जो जिस समाज का वर्णन किया गया है वह एक लंबी कविता है, दो अंकों में विभाजित है यह कविता। तो यह जो है यह सर्वहारा वर्ग का समाज, जिसको हम सबल्टन पीपल कहते हैं, जो हाशिए का समाज है। आज भी जब हमारे पास नीति आयोग का रिपोर्ट आता है और कहा जाता है कि इस देश में मात्र 2% लोगों के पास पूरे देश की पूंजी 2% लोगों के हाथ में है, बाकी का पूंजी जो है, बाकी लोग जो है वो सर्वहारा वर्ग में है। और देख लीजिए कि अति निम्न वर्गीय लोगों का जीवन देख लीजिए, मैंने निम्न वर्गीय वाला बोला है, मैंने यहाँ जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया, इसे इस बात को ध्यान पूर्वक सुने। तो अति निम्न वर्गीय लोगों का जीवन देख लीजिए, लोअर मिडिल क्लास का जो जीवन है वो किस तरह का जीवन है, जिनको काफी मेहनत करने के बाद भी जीवन की जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति जब नहीं हो पाती है तो यह संघर्ष शाश्वत संघर्ष हो जाता है। इसीलिए जब आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं, जब आप एक प्रशासक के रूप में जब कार्य करने जाते हैं, अल्टीमेटली यूपीएससी के द्वारा जब आप चयनित होकर के आईएएस या आईपीएस या अन्य सेवाओं के लिए चुन कर जाते हैं, तो आपको जब यह कविता पढ़कर जाते हैं तो आप उस सबल्टन पीपल की भी याद करते हैं कि समाज का वो सर्वहारा वर्ग जिसकी जो शासन के मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य वह आपका कार्य है। इसीलिए आप अपने स्तर पर विभिन्न योजनाओं को चलाते हैं, जिसमें से एक योजना होती है जनता दरबार लगाना, जो आईएएस महोदय लोग लगाते हैं, जिलाधिकारी महोदय लोग लगाते हैं, या फिर आप अवेयरनेस कार्यक्रम चलाते हैं बतौर एसपी के रूप में कि
क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए, जनता को अवेयर करते हैं। तो खैर हम अभी एथिक्स वाले क्वेश्चन पे नहीं जाएंगे, क्योंकि पेपर 4 में तो एथिक्स पढ़ना ही होता है, केस स्टडी वहां है ही, तो केस स्टडी में तो आप पढ़ते ही होंगे। हम अभी बात करें केवल वैकल्पिक विषय के संदर्भ में। तो यह 1941 के भारत की सामाजिक आर्थिक विसंगतियों, वर्गीय तनावों और राजनीतिक चेतना का एक मुखर दस्तावेज है। हंस मासिक पत्रिका में पहली बार प्रकाशित इस कविता ने अपने तीखे व्यंग, बोलचाल की भाषा और अप्रत्याशित प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन साहित्यिक और सामाजिक परिवेश में हलचल मचा दी थी। यह कविता एक ओर प्रगतिवादी आंदोलन का मुखर स्वर है, तो दूसरी ओर वह प्रयोगवादी काव्य शिल्प का एक महत्वपूर्ण उदाहरण और दस्तावेज भी है। इसका मूल प्रतिपाद्य पूंजीवादी सभ्यता पर करारा व्यंग है, परंतु इसकी जो परतें हैं वो इतनी गहरी हैं कि यह व्यक्तिगत मोहभंग, कलात्मक स्वतंत्रता और समाज के बहुआयामी यथार्थ को भी स्पर्श करती है। प्रगतिवादी विचारधारा ऐतिहासिक विकास की उपज है, और आप जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक विषमताओं को एक ऐतिहासिक तथ्य माना है, जिस पर प्रगतिवादियों ने गहन चिंतन किया। कुकुरमुत्ता मूलतः निराला की एक लंबी कविता है, जिसकी आधार भूमि क्या है? यथार्थवादी है, कल्पना के लोक में विचरण नहीं करती है ना। राम राज आएगा, तुलसी बाबा ने बहुत पहले कहा था राम राज्य की अवधारणा। और आपको यूपीएससी में तुलसीदास की कविता भी पढ़नी पड़ती है, सुंदरकांड पढ़ना पड़ता है, तो उसमें तो आप पढ़ते ही हैं कि राम राज्य की परिकल्पना का अर्थ क्या है। लोकवादी तुलसीदास के संदर्भ में जब बात करते हैं कि लोक मंगल की अवधारणा क्या है, एक ब्यूरोक्रेट्स को कैसे शासन चलाना चाहिए, एक शासक को कैसे शासन चलाना चाहिए, राम राज्य की परिकल्पना जो हम तुलसीदास के संदर्भ में जब पढ़ते हैं, तो उसमें मूलतः हम यह पढ़ने का कोशिश करते हैं कि टैक्सेस का व्यवस्था कैसे हो, अर्थात कर प्रणाली कैसे हो। कर प्रणाली अभी आपने 2-3 दिन पहले ही सुना होगा कि भारत की जो वर्तमान वित्त मंत्री हैं, और हम लोग जिस यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उसी यूनिवर्सिटी को एलुमिनी भी है, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। तो निर्मला सीतारमण जी ने जीएसटी में परिवर्तन किया है। जीएसटी के लिए क्या था? कर प्रणाली ही तो है। तो जब हम तुलसीदास को पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेसी के एग्जाम के लिए, यानी कि हिंदी साहित्य में संघ लोक सेवा आयोग के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में, तो हम मूलतः कर व्यवस्था की ही बात करते हैं। तो आइए अब हम इस पर ही बात करेंगे। कुकुरमुत्ता एक यथार्थवादी रचना है। यह कोई कल्पना के लोक पर उपजा हुआ रचना नहीं है, बल्कि यह ठोस धरातल पर जो समाज की जो नग्न सच्चाई है, समाज का जो वास्तविक सच है, उस वास्तविक सच को इसने दिखाया है। इस कविता में द्वितीय विश्व युद्ध के साथ पनपती हुई सामंती और पूंजीवादी व्यवस्था का चित्रण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस तरह पूंजीवादी व्यवस्था और सामंतवादी व्यवस्था बढ़ती गई, इस बात का यथार्थ रूप में इसमें चित्रण किया गया है। कुकुरमुत्ता कविता 2 खंडों में है, अभी मैंने तो कहा था। प्रथम खंड में कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है। याद रखिए, कुकुरमुत्ता और गुलाब 2 प्रतीक हैं। हमने तो गुलाब चाहा था, लेकिन विडंबना है कि जब बाग में गुलाब उपजेंगे तो कुकुरमुत्ता भी उपजेगा। इसीलिए आगे हम इस कविता पर बात करेंगे। तो कुकुरमुत्ता गुलाब पर व्यंग करता है, और द्वितीय खंड में नवाब की बेटी बहार को उसकी हमजोली जिसका नाम गोली है, माने बहार की जो सहेली है, हमजोली इसलिए शब्द मैंने प्रयोग किया है, गोली अपने मां के हाथों बना कुकुरमुत्ते का कबाब खिलाया है, जो उसे बहुत पसंद आता है। इस कविता में कुकुरमुत्ता श्रमिक, सर्वहारा और शोषित वर्ग का प्रतीक या प्रतिनिधि है, तो गुलाब सामंती पूंजीपति वर्ग का प्रतीक या प्रतिनिधि है। कुकुरमुत्ता निराला की सामाजिक चेतना, प्रगतिवादी प्रयोगशील प्रवृत्ति को निरूपित करने वाली कविता है। कवि ने इस कविता में अपने व्यंग का निशाना
किसी एक व्यक्ति या वर्ग को नहीं बनाया है। वे तो कभी पूंजीपतियों पर व्यंग करते हैं तो कभी थोथे समाजवादियों पर। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें याद आ रहा है ये अदम गोंडवी की कविता कि समाजवाद तो उतरा है विधायक जी के आवास पर। तो यह थोथे समाजवादियों पर जो व्यर्थ की बकवास करते हैं उन सभी विचारधाराओं पर यह व्यंग करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों पर भी व्यंग किया है। इस कविता में निराला ने भारतीय एवं पश्चिमी संस्कृति बार बार आएगा कि हमारी भारत की जो संस्कृति है वो महान है, पश्चिमी संस्कृति का हम लोग नकल कर रहे हैं। तो यह एक्चुअली जो भारत का जो कल्चर है यानी कि जो संस्कृति है उसकी, और पाश्चात्य यानी कि पश्चिमी जो जिसको हम वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, पश्चिमी संस्कृति, उन दोनों के बीच का जो टकराहट है उस टकराव को भी चित्रित किया गया है इस कविता में। एक नवाब थे बड़े ठाठ वाले, उन्होंने अपनी बारी एक्चुअली जब जाइएगा आप बंगाल में या बिहार के अगर आप मिथिलांचल वाले एरिया में जाइएगा तो बारी आमतौर पर घर के पीछे का जो हिस्सा होता है जहां पे लोग कुछ फूल उगाते हैं, कुछ सब्जियों के पौधे उगाते हैं, उसको बारी कहा जाता है। इसीलिए आपने हिंदी में कहावत सुना होगा, बारी का पटुआ तीता होता है। पटुआ एक्चुअली एक साग का प्रकार होता है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है बारी का पटुआ तीता होता है। या जिसके लिए हम दूसरा हिंदी में जो लोकोक्ति यूज करते हैं इसी समानार्थी अर्थ में कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप समझ गए हो कि बारी में किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो वह कुल मिला के ये समझिए कि वो अपने उद्यान में, जो उनका बगीचा, उस उद्यान में हुए बहुत से देसी विदेशी पौधे लगा रखे थे। उन्होंने फारस से गुलाब मंगाकर बारी में लगवाए थे। बहुत से नौकर और मालियों को, क्योंकि नवाब साहब थे तो नवाब साहब तो भाई बिना नौकर और माली के तो रहेंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, नौकरों और मालियों को जो उन्होंने अपने बारी में यानी अपने उद्यान में, अपने बगीचे में जो उन्होंने गुलाब का पौधा मंगवा कर लगवाया था उसकी देखभाल करने के लिए रखा था। फूल पौधों को ऐसे सजाया और उगाया गया था जैसे गजनबी का बाग हो। याद होगा आपको गजनबी। कुछ लोग जब गजवाए हिंद कहता है तो उस वक्त आपको सोचने की जरूरत है। गजनबी याद है ना, गजनबी मध्यकालीन भारत, तो गजनबी जैसे वो गजनबी का बाग हो। जहां कियारियों में फारस का गुलाब खिला था उसी के बगल में नाले के पास स्वतः उग आने वाला देसी पौधा कुकुरमुत्ता सरताने खड़ा था। और चूंकि इस कविता की पंक्ति है नहीं, लेकिन मैंने ये कहिए कि मेरी एक कमजोरी कहिए या जो भी कहिए कि मैं तो भाई जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूं, तो वहां हमने एक कविता पढ़ी थी जो कि वहां के दीवारों पर, जब आप वहां के स्कूल्स में जाएंगे, स्कूल्स मानिए जिसको आप डिपार्टमेंट बोलते हैं इंडिया में, तो जब आप स्कूल्स में जाएंगे आप तो वहां पे दीवारों पर एक पोस्टर लगा था कि जनरल, तुम्हारे तमाम टैंकों और फौजी बूटों के बावजूद भी ये निहत्थे लोग तुमसे, जनरल तुम डरते हो, जनरल तुम डरते हो कि तुम्हारे तमाम फौजी टैंकों और पुलिसिया बूटों के बावजूद भी ये निहत्थे लोग तुमसे डरना छोड़ चुके हैं। यह जो निहत्थापन है, यह जो समाज का सर्वहारा वर्ग है जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, किसका भय दिखाएंगे आप? जब आप ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे तो पूरे गांव में गोली चला दीजिएगा क्या? जनता ने कहा कि सरकार आप गए हैं आईएएस बन के जिला कलेक्टर बने हुए हैं और आपके पास आया कि हमारे यहाँ जो है बाढ़ आई हुई है, उसमें हमारा घर भर गया और सरकार ने जो योजना लाई है घर बनाने के लिए, तो आप हमको राहत सामग्री के अंतर्गत राहत सामग्री तो दीजिए, घर बनाने के लिए जो भी योजना है उसका हमको लाभ दीजिए। और आप वहां पुलिसिया बूट के अंदर में एकदम फौजी टैंक के
आपके पास है तो आप कहते हैं हम कुछ कर देंगे, ऐसा कर देंगे क्या? पूरे गांव पे गोली चला देंगे क्या? तो वहां ये कुकुरमुत्ता जो है उस गुलाब के सामने ही स्वतः उगाया है, सर ताने खड़ा है। यह प्रतीक है, आगे बताएंगे क्या है। सो डाल पर इतराते हुए गुलाब को कुकुरमुत्ता आड़े हाथों लेता है और उसकी सब शान झाड़ते हुए अपना रंग जमाता है। बाग के बाहर कुछ झोपड़े पड़े हुए थे जिनमें अनेक खादिमों के साथ मोना नामक एक बंगालीन मालिन रहती है। एक बंगाली मालिन है। और आप याद रखिएगा कि ये जब आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जब आप पढ़िएगा तो इसमें आप अधिकतम जगहों पर देखिए कि बंगाल कल्चर्स को ये बताते हैं। तो उसके पीछे रीजन ये है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जीवन जो है उसका अधिकतम समय जो है, उनका अधिकतम समय उनके जीवन का वो बंगाल में ही गुजरा है। इसीलिए बंगाल, आप राम की शक्ति पूजा में भी देखिए कि शक्ति की उपासना करते हो, यानी कि दुर्गा देवी की बात करते हो। इसीलिए वो कहते हैं कि शक्ति की करो मौलिक कल्पना, आराधन का दो दिव्य आराधन से उत्तर, आराधना का दिव्य आराधना से उत्तर दो। है तो मोना नामक बंगाली मालिन रहती है। नवाब साहब ने उसे अपने पास आने जाने का गौरव प्रदान कर रखा था, अर्थात वो बंगाली महिला जो है नवाब साहब के पास आ जा सकती थी बिना रोक टोक के। उस मालिन की बेटी जो गोली है, मैंने अभी तक बताया था, और नवाब की बेटी जो जिसका नाम बहार है, परस्पर सखी भाव रखती थी, अर्थात दोनों के बीच मित्रता, सखी का भाव, सखा का भाव, बंधुत्व का भाव था। एक दिन दोनों बाग में घूमने आई। बहार जो कि नवाब की बेटी है, गुलाबों की बहार देखने लगी। निश्चित सा अर्थ है, शहर में रहेंगे, मॉल में जाएंगे तो आपको तो मॉल से ही सब कुछ दिखेगा, है ना। तुम्हारे शहर में हर सपना गुलाबी है। कभी राजमार्ग से नीचे आकर देखो, भारतीय समाज आज भी 18वीं शताब्दी में पड़ा हुआ है। भारतीय समाज आज भी राष्ट्रीय राजमार्ग से जैसे ही नीचे उतरिएगा आप, तो आपको समझ में आया कि भारतीय समाज कहां खड़ा है। आइए, इसीलिए मैं 18वीं शताब्दी कहा था। मैं चाहता तो 21वीं शताब्दी शब्द का प्रयोग कर सकता था। 18वीं शताब्दी मैंने जानबूझकर प्रयोग किया है। 18वीं शताब्दी मैंने अंधकार का काल। आइए, तो बहार गुलाबों की बहार देखने लगी, और गोली, मैंने बताया कि गोली किसकी बेटी है, वो जो मोना नाम की बंगाली मालिन है उसकी बेटी है। कुकुरमुत्ता परीज गई। अब देखिए कितना अंतर है। बहार जो नवाब की बेटी है वो गुलाबों की बहार देखने लगी, और गोली जो कि मजदूर है, यानी कि माली की बेटी, श्रमिक वर्ग की बेटी है, वो कुकुरमुत्ता परीज गई। बहार के पूछने पर गोली ने कुकुरमुत्ता का महत्व बताया और कहा कि इसका कबाब बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। कुकुरमुत्ता को तोड़ लिया गया। गोली की मां ने अपने घर का कबाब बनाया, अपने घर पर इसका कबाब बनाया। इतनी देर दोनों सहेलियां राजा प्रजा का खेल खेलती रही। तो उस खेल में जो गोली है और ये जो बहार है, उसमें गोली डिक्टेटर बनती है, तानाशाह बनती है, और बहार जो है भुक्कर फ्लोवर। आज भी देखते होंगे आप, जो भुक्कर फ्लोवर एक जो व्यक्ति है वो तानाशाह बनने की कोशिश में है, और उसके पीछे लाखों लोग जो है फ्लोवर बने फिरते हैं, है ना। भुक्कर फ्लोवर की तरह लाइक कर दो, शेयर कर दो। तो इस पर भी व्यंग करता है। कबाब बहार को बड़ा स्वादिष्ट लगता है। कबाब, चूंकि बहार जो है नवाब की बेटी है, और यह जो कबाब है वो कुकुरमुत्ता का बना हुआ, अर्थात सर्वहारा वर्ग का बना हुआ है, तो इसीलिए उसको स्वादिष्ट लगता है। उसने अपने घर आकर कुकुरमुत्ता के कबाब की प्रशंसा नवाब साहब से की, क्योंकि नवाब साहब की बेटी है वो। नवाब साहब ने मालिक को हुक्म दिया कि कुकुरमुत्ता लाओ, कबाब बनेगा। माली बोलता है कि हजूर, कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, रहे हैं सिर्फ गुलाब। जब आप लोकतंत्र में देखते हैं, जब आपको आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर जब आपको गुलाम बनाने की बात होती है, तो कहा जाता है कि देखो तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में है, देखो तुम्हारा धर्म खतरे में है। तो ऐसा करो, तुम फटाफट अपने सर पर अपने सर पर गमछा बांधो और पत्थर उठाओ और जाओ। और हाँ, याद रखना, लोकतंत्र खतरे में है, धर्म खतरे में है, तुम कर लो, लेकिन
तुमको बचाना तुम्हारा काम है, लोकतंत्र को बचाने का काम तुम्हारा काम है, धर्म बचाने का काम। हमारा बेटा बेटी जो है वो अमेरिका में पढ़ेगा, हमारा बेटा बेटी जो है तुम पर लाद दिया जाएगा, है ना, आयातित होकर के। मतलब तुम सर्वहारा वर्ग हो, सिर्फ और सिर्फ मार पिटाई खाने के लिए पैदा हुए हो। 500 रुपया लेकर तलवार निकाल करके दूसरे धर्म के लोगों का गला काटने के लिए हो। 1000 रुपया लेकर अपने से कमजोर समूह को या जाति के आधार पर जो वर्गीकृत समूह है उस समूह को तुम काटने के लिए, उसके नरसंहार करने के लिए तुम पैदा हुए हो। लेकिन याद रखना, नेता जो हमारा ही बेटा बनेगा। हम तुम्हारे नेता, तुम्हारे परम क्या नाम है, हितैषी ये कह रहे हैं कि देख लो लोकतंत्र खतरा में है, देख लो धर्म खतरा में है, देख लो जाति खतरा में है। यह जो पहचान का जो लड़ाई लड़ाया जाता है, यह आधुनिक समाज में आप देख रहे होंगे। क्योंकि आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं इतनी उम्मीद करता हूं कि जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे तो अपने आसपास के समाज को और समाज में जो नए नए जो घटनाओं को आप देख रहे हैं। जो एक आदमी कहता है कि जो हनुमान जी जो है सबसे पहला अंतरिक्ष यात्री जो हनुमान जी थे, और उनके बेटा से पूछ लीजिए कि गुरुजी ठीक है, आप तो सरकारी स्कूल में बोले थे ना कि हमको तो लगता है कि हनुमान जी जो है वो ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। तो गुरु जी आप जो इतने महान गुरु बने, नेता भी हैं आप, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, आप तथाकथित कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपका बेटा कहाँ पढ़ता है? आपका बेटा पढ़ेगा दून स्कूल में, आपका बेटा पढ़ेगा एशियाई स्टूडेंट का रिजर्वेशन लेकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, है ना। और भारत में जो गरीब परिवार का बच्चा सब है जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, उसको आप समझाने गए हैं कि हनुमान जी जो है पहले अंतरिक्ष यात्री थे। यह वर्ग संघर्ष है, इसलिए समझिए आप इस चीज को, इस व्यंग को समझिए। तो खैर मालिक कहता है कि हुजूर कुकुरमुत्ता अब नहीं रहा, अब रहे हैं सिर्फ गुलाम। पहले आपको धर्म के नाम पर लड़ाया जाएगा, जाति के नाम पर लड़ाया जाएगा, क्षेत्र के नाम पर लड़ाया जाएगा, सामाजिक अस्मिता के नाम पर लड़ाई जाएगी। तो ये कहते हैं कि हजूर अब कुकुरमुत्ता नहीं है, अब सिर्फ गुलाब। तो नवाब साहब तो क्रोध में आ गए, क्योंकि गुलाब तो उसी वर्ग का आदमी है, उसी पूंजीपति वर्ग का व्यक्ति, सामंती व्यवस्था का व्यक्ति। तो नवाब साहब क्रोध से कांपते हुए बोले कि जहां गुलाब उगाए गए हैं अब कुकुरमुत्ता उगाओ सबके साथ। माने यहां पर जो पूंजीपति वर्ग का जो व्यक्ति है, सामंती वर्ग का व्यक्ति भी जो है उसके साथ भी, और मैं भी उसी को चाहता हूं। ये माली नम्रता पूर्वक कहा कि खता माफ करिए, जैसे आजकल कहते जी मिलॉर्ड, हजूरे आला, यस मैं अलमाइटी, मेरी खता माफ करिए, मेरा क्या नाम है दोष माफ करिए। कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता। हजूर यह जो शब्द है अपने आप में बहुत बड़ा व्यंग है कि कुकुरमुत्ता उगाया नहीं जाता है, कुकुरमुत्ता खुद उगाता है। खैर आइए, निरान इस रचना में यास नवाबों, रईसों, पूंजीपतियों और ऐसे शासकों पर व्यंग किया है जो स्वयं ऐश्वर्य विलास में डूबे रहते हैं और किसान, मजदूर, मालियों को मजदूर रखते हैं। वे खुद व्यभिचारी होते हैं, विदेशी पौधे और वस्तुओं से अपने घर बाग को सजाते हैं, अहंगवादी और शोषक होते हैं, और आपको कहते हैं कि गोबर मूत्र को पी लो, है ना, गोबर मूत्र को पियोगे तो तुम्हारा शरीर क्योर हो जाएगा। लेकिन जब उसको प्रॉब्लम होगा तो जाएगा अपना इलाज कराने अपोलो में, है ना। जब उसको कैंसर होगा तो वो जाएगा कहां, दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध जो भारत सरकार का ये मेडिकल हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, वो एम्स में जाएगा अपना इलाज कराने। उसको जब बीमारी होगा तो वो जाएगा मैक्स में, लेकिन कहेगा देखो तुमको अगर क्योर होना है तो तुम गोबर का मूत्र पी लो, माने यूरिन तुम पियो, है ना। यूरिन के बड़े बड़े फायदे हैं। अरे भैया यूरिन यूरिन ही है, चाहे वो मनुष्य का हो कि जानवर का हो, फायदा नहीं है। तुम्हारा दिमागी दिवालियापन है, उस दिमागी दिवालियापन को अपने पास रखो। लेकिन यही देश में चलता है, क्योंकि जैसे ही सर्वहारा वर्ग क्रांति करेगा तो ये जो पूंजीपति वर्ग है
इनकी तख्ता डोल जाएगी। मैंने गोदान के संदर्भ में पढ़ाया था आप लोगों को, तो आज डिटेल्स में अगर बताऊंगा तो फिर यह क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, मैं 2 घंटे में भी इसको समझा नहीं पाऊंगा फिर, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूं कि कुकुरमुत्ता पे ही रहूं। तो इसमें जो नवाब जो है ये खुद विदेशी वस्तु समझाएंगे, खुद व्यभिचारी बात करेंगे और आपको कहेंगे क्या, देखो हिंदुओं को 10 बच्चे पैदा करना चाहिए। उधर से वो मौलाना आएगा, बोलेगा क्या, हमारे शरीयत में, हमारे सुन्नियत में, हमारे फलान में ये कहा गया है, हम शरीयत कानून को मानते हैं। उधर पे मोदी जी कहते हैं बाहर में गया तेरा शरीयत फरियत, इस देश में एकल नागरिकता है तो एक कानून लगेगा यहां पर, है ना, और एक समान नागरिक संहिता लागू होने वाला है। तुम्हारा शरीयत फरियत से कानून नहीं चलेगा, ये तुम्हारा धार्मिक मसला कह करके तुम लोग जो नौटंकी किए हो उसको बंद करो। तो दोनों, मैं कुल मिलाकर आपको ये कहना चाह रहा हूं कि धर्म, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, हर जगह ये जो जाहिल टाइप के जो साधु बैठे हुए हैं, मौलाना बैठे हुए हैं, पोप बैठे हुए हैं, ये जो और धर्मगुरु ग्रंथकार सब जो बैठे हुए हैं, ये पोंगा पंथी लोग सब, वो आपको ऐसे ही बरगलाएंगे। और उसमें जब आप एक ब्यूरोक्रेट्स बनकर जाते हैं तो आपको बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना पड़ता है, इसीलिए आपको केस स्टडी भी पढ़ाई जाती है। खैर आइए, निराला ने शोषक और शोषित वर्ग के बीच के प्रतीकों के माध्यम से जिस विसंगति को उभारा है, वह कवि के मन में उस समय का जो समकालीन वातावरण था, समकालीन वातावरण को देखते हुए चल रहा तनाव है। कवि के मन का यह तनाव अमीर तथा गरीब के बीच पैदा हुए लकीर को उभारता है। फारस का जो गुलाब है वह उच्च शोषक वर्ग, बुर्जुआ जो समाज है, बुर्जुआ समाज, उसकी मनोवृत्ति पद्धति और संस्कृति का प्रतीक है। नवाब साहब फारस के इस पौधे को बड़ी हिफाजत से अपने बाग में रखते हैं। कुकुरमुत्ता इस शोषक पूंजीवादियों, जो ये शोषक प्रवृत्ति की जो पूंजीवादी है, उसको फटकारते हुए कहता है कि, क्या कहता है वो, अबे सुनवे गुलाब मत भूल गर पाई खुशबू रंगो आग, खून चूसा खाद का तूने अपशिष्ट, डाल पर इतराता है रे कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक कर रखा सहाया जारा गांव, साहो राजाओं अमीरों का रहा प्यारा, इसीलिए साधारणों से रहा न्यारा। गुलाब साहों, राजाओं और अफसरों का पर्याय है, वह उसका प्यारा है, वह सर्वसाधारण से किनारा किए हुए रहता है, कितनों को दुबला करके स्वयं मोटा होता है। और आपने गोदान में भी पढ़ा होगा इस चीज को, सेम पंक्ति को आपने पढ़ा होगा कि जो समाज का जो पूंजीपति वर्ग है, समाज का जो किसान में जो जमींदार वर्ग है, वो कितनों का शोषण करके तब ये मोटा होता है। खैर, कितनों का शोषण करता है, उसके जीने के ढंग में अहंकार झलकता है। इसके विपरीत कुकुरमुत्ता जो है सर्वसाधारण का प्रतीक है। ये तो स्वतः ही उगते पलते हैं, न इन्हें अपनी सेवा के लिए किसी को गुलाम बनाने की जरूरत है, न किसी दूसरे का ये शोषण करते हैं। कवि ने कुकुरमुत्ता, जो कि लंबी कविता है, में तीखी भाषा का प्रयोग किया है। गुलाब के माध्यम से पूंजीपति वर्ग पर कटाक्ष करते हुए कुकुरमुत्ता की मुखरता इस लंबी कविता में तनाव को उखाड़ती है। तीखे भाषा के प्रयोग से कटु सत्य जो है, जो समाज का नग्न सच्चाई है, जो समाज की सच्चाई है, उस कड़वे सच्चाई को, उस कटु सत्य को इस कविता में उभारा गया है। यही इसका मूल प्रतिपाद्य है। इसीलिए वो कहते, चाहिए तुझको सदा मेहरूनिसा। याद है ना आपको मेहरूनिसा? कभी चले जाइएगा आप अकबर के जमाने में और कभी सलीम के बारे में पढ़ लीजिएगा, तब तो मेहरूनिसा भी समझ में आ जाएगा। तो खैर, सलीम यानी कि जहांगीर के बारे में जब पढ़ लीजिएगा तब, तो चाहिए तुझको सदा मेहरूनिसा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दिशा, बाहर कर ले चले लोगों को नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में दंते पेले हो चूहे, जहां पर लफ्ज प्यारा। इस कविता में बीच बीच में व्यंग के गहरे छींटे कवि के मन में तनाव और विनोदमयी वातावरण को कायम किए रहते हैं। भारत के लोग पश्चिमी
जो पश्चिमी सभ्यता से जो आयातित चीज है, उस आयाती दर्शनों को श्रेष्ठ मानने लगे थे उस समय में कि पश्चिमी का दर्शन जो है वही सबसे श्रेष्ठ है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज भी जब जाइएगा मेट्रो सिटी में तो कहेगा कि अरे माय बॉडी माय लाइफ। मैं तो खैर जेएनयू में पढ़ा हूं, तो मुझे तो एक से एक फेमिनिस्ट से दर्शन हुआ है हमारा, एक से एक क्या नाम है वो रेडिकल लोगों से दर्शन हुआ है, उनसे विचार विमर्श करने का मौका मिला, बहस करने का मौका मिला। तो वो यही कहेंगे कि हमारे रसिया में देख लीजिए ऐसी क्रांति हुई थी, चीन में ऐसी क्रांति हुई थी, सोवियत संघ का विघटन ऐसे हुआ था, और माय बॉडी माय राइट का कंसेप्ट जो है उसमें जो पश्चात दर्शन जो है बहुत अनूठा है। बाकी भारतीय दर्शन निम्न है। ये जो उच्चता का बोध है, शासक का बोध, इस पर ही व्यंग किया गया है। इस श्रेष्ठता पर तीखा व्यंग करते हुए निराला कहते हैं कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट, याद रखिए टीएस इलियट जो पाश्चात्य काव्य शास्त्री है, अर्थात पाश्चात्य दार्शनिक है, उनके विचारों को कैसे भारतीय जो साहित्यकार है वो अपना रहे हैं, उस पर वो कहते हैं कि कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वाले को ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सारा। हाथ कह करके जहां बोला वहीं पे लिख दिया जहां सारा। यह व्यंग है। कुकुरमुत्ता के दूसरे खंड का आरंभ नवाब के बाग के बाहर जो पड़े झोपड़ों की दीन दशा के वर्णन से होता है। हर आलीशान बंगले के किनारे आप झोपड़पट्टी देखते होंगे, है ना। और अगर आप अमिताभ बच्चन की फिल्मों को अगर आपने देखा होगा तो आपने देखा होगा किस तरह शहर में अर्बनाइजेशन के नाम पर जब बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनती है, तो जो वहां पे जो बिल्डर्स होता है, बिल्डर समझते हैं ना, रियल एस्टेट जिसमें आप जमीन का खरीद फरोख्त करते हैं, तो रियल एस्टेट के जो बिल्डर्स होते हैं उसके लिए वही झोपड़पट्टी जो है उसके लिए एकदम सरदर्द बना रहता है कि इस झोपड़पट्टी को यहाँ से हटाओ ताकि हम यहाँ एकदम आलीशान बंगला बना सके, आलीशान महल बना सके, आलीशान अपार्टमेंट बना सके और उसको करोड़ों में बेच सके। तो नवाब के बाग के बाहर जो झोपड़पट्टी जिसमें गरीब लोग रहते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय मनुष्यों का जो दयनीय जीवन जो वहां गुजरता है, उसके बारे में ये बताता है। तो कुकुरमुत्ता के दूसरे खंड का आरंभ नवाब के बाग के बाहर पड़े झोपड़ों की दीन दशा के वर्णन से होता है। निम्न वर्गीय मनुष्यों के दैनिक जीवन के वर्णन को प्रमाणिक बनाने के लिए और अपने मन के द्वंद्व को बाहर निकालने के लिए अनुपम अद्वितीय प्रयोग इस लंबी कविता में किया गया है। इससे कविता में उसका प्रमुख तत्व तनाव सृजित हो जाता है। वह तनाव क्या है? वह तनाव है जगह गंदी, रुका सरका हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी की लंत रानी, बिलबिलाते कीड़े, बिखरी हड्डियां, सेलड़ों की परों की थी गड्डियां, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, हवा बदबू से मिली, हर तरह की बासीली पड़ गई। कुकुरमुत्ता जो एक लंबी कविता है, वह भले ही बाह्य रूप से असंबद्ध या विशृंखल दिखाई पड़ता है, किंतु आंतरिक धरातल पर ये विभिन्न तथ्यों, प्रसंगों और संदर्भ संकेतों को गूंथ कर उसे एक सूत्रता में बांधे रखती है। जहां पूरी कविता प्रतीक और बिंब पर आधारित है, वही इसमें वैचारिकता भी कवि के मुख से मुखरित होकर विभिन्न आयामों को जन्म देती है। इस तरह से दोनों प्रकार का परस्पर टकरावपूर्ण संयोजन कुकुरमुत्ता की संरचना में एक संतुलित आधार तैयार करता है। कुकुरमुत्ता में शोषक वर्ग के प्रति उठाई गई आवाज निम्न वर्ग यानी कुकुरमुत्ता को उसकी क्षमताओं का एहसास कराकर कवि ने अपने नवीन विचार और साहस का परिचय दिया है। इसीलिए किसी ने कहा था भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में कि सड़क जब जब सूनी होती है तब तब संसद आवारा हो जाता है। इसीलिए संसद में आवारापन न आए, संसद को आवारापन से बचाने के लिए सड़कों को जिंदा रखना जरूरी है। और जिंदा रखने का प्रतीक का जो अर्थ है उसमें यह है कि
जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन और विरोध करने का आपका अधिकार जो है वह सड़क पर आबाद रहना चाहिए। आइए आगे बात करते हैं। इस रचना में उलझन में डाल देने वाली बात है कि कुकुरमुत्ते का बरबोलापन, वह अपनी बहक में अपनी तारीफ के पुल बांध देता है, जैसा कि सबल्टन लोगों के साथ होता है, निम्न वर्गीय लोगों के साथ होता है कि जब बोलता है तो खूब बोलते जाता है, एकदम पैर जमीने पे नहीं पड़ता है, तो ये थोड़ा सा उलझन डालता है। वह कहता है कि संस्कृत, फारसी, अरबी आदि सभी भाषाओं की गीत गजलें काव्य मुझी से पैदा हुए हैं, सब में मेरा ही गठन है, सब पर मेरा ही रोब दाव रहता है, मेरा ही रस लेकर आदि कवि वाल्मीकि, कालिदास, व्यास, भास सब ने अपने ग्रंथ रचे। वह कहता है कि बलराम का हल, पैरासूट की छतरी, भारत का छत्र, विष्णु का सुदर्शन चक्र, दुनिया की गोलाई, डमरू, तबला, तानपुरा, बाल डांस का ढंग, रामेश्वरम और मीनाक्षी के मंदिर, विक्टोरिया मेमोरियल, गिरजाघर, गुंबद आदि सब उसी से ही या उसी की नकल पर निर्मित हुए हैं, जैसा भारत में कहा जाता है ना। आप जो कह रहे हैं रॉकेट साइंस के बारे में, वो तो हमारे उपनिषद में बहुत पहले लिखल था। अमेरिका तो आज न बनाया है, अब भारत आज न ब्रह्मोस की बात कर रहा है। आपको याद है ना गणेश जी, गणेश जी में जो हाथी का सूर लगा दिया गया था, वो तो आप लोग संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए तो आप लोग ज्ञानी आदमी हैं। संस्कृत पढ़िएगा तब ना ज्ञान आपको पैदा होगा। कि देखिए हमारे देश में कैसी शल्य चिकित्सा प्रणाली, सर्जरी व्यवस्था का कैसा व्यवस्था था कि हमने आदमी के सर में हाथी का, जानवर का मूरी डाल दिया। अभी तक अमेरिका उस पर शोधे कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। यह जो बरबोलापन है, इसीलिए मैं कई बार कविता में कहता हूं, और मैं कई बार उत्तेजित और क्रोधित हो जाता हूं, इसीलिए कहता हूं कि इस देश में अनपढ़ों और कुपढ़ों के बीच में लड़ाई होती है। एक कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, जो कि पूर्णतः अनपढ़ है, और दूसरा जो कुपढ़ है, आधा अधूरा पढ़ा हुआ है, वो कहेगा हमारे शास्त्र में ये लिखा है, हमारे शास्त्र में ये लिखा है। जैसे हमारे वो कैबिनेट मिनिस्टर बोले थे कि जो है अंतरिक्ष में जो पहले जो अंतरिक्ष यात्री थे वो हनुमान जी थे। अब थोड़ा उनको पूछे कि ये ज्ञान आप सरकारी स्कूल में जो बच्चा, जो गरीब परिवार का बच्चा पढ़ रहा है, उसी को ज्ञान देने आप गए थे महोदय, या अपने बेटा को भी दिए हैं या बेटी को भी दिए हैं कि अंतरिक्ष में पहला जो क्या नाम अंतरिक्ष यात्री थे वो हनुमान जी थे। तो आपका बेटा तो पढ़ेगा दून स्कूल में, या आपका बेटा तो पढ़ेगा क्या नाम है, माने अपने पिता के कैपिटल फीस के नाम पर जो एशियाई माने छात्र माने आपको मालूम है ना कि यूरोपियन देश में एशियाई देशों को रिजर्वेशन के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है, एशियाई देश का होने के कारण। जैसे इस देश में जो अलग अलग रिजर्वेशन सिस्टम है, कास्ट बेस्ड और अब तो क्लास बेस्ड भी हो गया है इकोनॉमिक लेवल पर, ईडब्ल्यूएस जो है सो, तो वहां भी रिजर्वेशन मिलता है। तो ये इनके बच्चे जाएंगे वहां से पढ़ के, जैसे उवैसी को देख लीजिए, खुद आएगा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ कर, और यहाँ कहेगा कि हम सीमांचल के मुस्लिमों के परम हकदार हैं, हम परम उनके हितैषी हैं। तो भैया इतना ही, तो तुम भी मदरसा में आके पढ़ो तब ना समझेंगे। तुम्हारा बेटा पढ़ेगा क्या नाम है अमेरिका में, और तुम मदरसा में पढ़ने वाले को बोलता हो कि हमारे शरीयत में और हमारे सुन्नियत में ये लिखा हुआ था। इधर से एगो आएगा टीका चारण लगाए हुए, वो कहेगा कि हमारे उपनिषद में, हमारे वेदों में ये लिखा हुआ, हमारे पुराण में तो ये लिखा हुआ है। उधर से वो अटकचरा आएगा पूरा त्रिपुरी चारण रखे हुए, उधर से हमारे पुराण में ये लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में ये लिखा हुआ है। यह जो बरबोलापन है उस पर ये कवि जो है व्यंग करते हैं। खैर, कुकुरमुत्ता में विचार तत्व ने आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ ग्रामीण परिवेश, हमारी जीवन पद्धति, हमारी भावना, हमारे विश्वास और अंधविश्वास, हृदय, मन, मस्तिष्क और चिंतन मणि की बनी बनाई परिपाटी को निश्चित रूप से हिला दिया है। चूंकि चिंतन एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, विचारों की उत्पत्ति समस्या से होती है, और जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती
तब तक वह निरंतर क्रियाशील रहती है। कुकुरमुत्ता एक समस्या प्रधान कविता है जो वैयक्तिक, समाज, देश, परिवेश और सभ्यता संस्कृति के लिए सोचने पर विवश करती है। कुकुरमुत्ता में विचार प्रक्रिया का एक प्रवाह उपस्थित हुआ है जो हमें किसी व्यक्ति, समाज, देश, वहां के परिवेश, सभ्यता और संस्कृति के बारे में सोचने पर विवश करती है। व्यक्ति, समाज, राजनीति, मनोविज्ञान, इतिहास, शिक्षण, फैंटेसी, है ना, जो यूटोपिया जो आप करते हैं, कल्पना लोग, भूत, भूतकाल, भविष्य काल जिसको कहते हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान, नीति, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्थिति को कुकुरमुत्ता अपने कथानक में समेट कर चलता है, किंतु उसमें भी ये सभी आयाम, स्थितियां एक संवेदनात्मक उद्देश्य को प्रकट करते हैं, जिसके कारण और संबंध प्रसंगों, संदर्भों में भी एक संबंधता दिखाई देती है। अनेक रूपता में एक रूपता आ जाती है। कविता के आरंभ में चूंकि नाटकीयता दिखती है तो यहाँ पे पाठक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन मूल उद्देश्य वही है, सर्वहारा वर्ग। तो कविता के आरंभ में नाटकीयता नजर आती है, जब सर्वहारा वर्ग का प्रतीक कुकुरमुत्ता पूंजीवादी वर्ग के प्रति गुलाब पर नाटकीय अंदाज में व्यंग करता और कहता है, आया मौसम, मौसम नहीं लिखा हुआ, देख लीजिए, याद रखिए, मौसम लिखा हुआ है, आया मौसम, खिला फारस का गुलाब। जब चुनाव आता है तो बरकार का कहेगा कि हम आपके नेता हैं, हम हिंदू धर्म को बचाने के लिए आए, उधर का है हम इस्लाम को बचाने आए, इधर का है हम क्या नाम है वो ईसाइयत को बचाने आए के लिए आए, उधर से कह रहे हम सिख को बचाने आए हुए हैं। जबकि सबका जो मूल उद्देश्य है कुछ नहीं, सबका है सत्ता पाना, आपको गुलाम बनाए रखना। तो आया मौसम, खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोबोदाब, ये सब प्रतीक है, समझिए, राजनीति पर व्यंग किया गया है। वहीं गंदे में उगा देता बुत्ता, पहाड़ी से उठे सर ऐंठ कर बोला कुकुरमुत्ता, अबे सुनवे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, दाल पर इटलाता है रे कैपिटलिस्ट। यह पूंजीवादी व्यवस्था पर व्यंग है। कुकुरमुत्ता अपनी उपयोगिता सिद्ध करते हुए दार्शनिक शब्दों में नाटकीय अंदाज में अपनी बात को कहता है। कुकुरमुत्ता बेतुकी और असंगत बातें कहता है। कुकुरमुत्ता में कहे गए इस दार्शनिक तीखे व्यंग में नाटकीयता दृष्टिगोचर होती है कि कहीं का रोरा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर एकदम जिगर में रख लिया, पाश्चात्य दर्शन महान दर्शन है, ऐसा जो व्यंग है। हाथ का लिख दिया जहां सारा, ज्यादा देखने को आंख दबाकर, शाम को किसी ने जैसे देखा तारा, जैसे प्रोग्रेसिव, कहते हम लोग बहुत प्रोग्रेसिव है। और आपको मालूम है 1936 में प्रोग्रेसिव एसोसिएशन, प्रगतिवादी लेखक संघ की स्थापना हुई थी, गोदान याद होगा आपको। तो प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा, गुस्सा आया कांपने लगे नवाब, बोले चल गुलाब जहां थे उगा, सबके साथ हम भी चाहते हैं अब कुकुरमुत्ता, बोला माफी फरमाए मुआफ खता, हे मालिक, हे मे अलमाइटी, हे माय लॉर्ड, हे जहां पना, खता मुआफ, हमारे खता, हमारी जो गलती उसे माफ करें, खता मुआफ, फरमाए मुआफ खता, कुकुरमुत्ता अब उगाया नहीं उगता। क्योंकि जैसे जैसे समाज के वंचित वर्ग, सर्वहारा वर्ग, श्रमिक वर्गों में चेतना आएगी, वह आपका लठैत बन के नहीं चलेगा। उसकी जिम्मेदारी नहीं है धर्म की रक्षा करने के लिए, वो गर्दन कटाएगा अपना और उस पर राज करेंगे आप। उसको 500 रुपया दे करके उसके हाथ में पत्थर पकड़ाएंगे आप, और वो आएगा कि हमारा जो है इस्लाम खतरे में, उधर से वो आएगा कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, उधर से वो आएगा कहेगा कि हमारा ईसाइयत धर्म खतरे में है, उधर से कहेगा कि जो बोले सोनियाल सिख धर्म खतरे में है। तो ये जो लठैत आपस में लड़ेगा और आप रोटी सेकेंगे, आप कैपिटलिस्ट, ये उसी पर व्यंग है कि
बोला माली बोला नवाब से, फरमाए मुआफ कता, कुकुरमुत्ता अब उगाए नहीं उगता। कुकुरमुत्ता उगाए उगता नहीं है। आ गया ये कुकुरमुत्ता के अंत में भी नाटकीय अंदाज में नवाब और माली का संवाद कविता में नाटकीयता को ऊंचाई देता है। कुकुरमुत्ता उगाए नहीं उगता एक सच्चाई को प्रमाणित करता है। साधारण या सामान्य जन को पैदा नहीं किया जा सकता। ये व्यंग है, समझिए इसको। मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे प्रति कविता के रूप में देखा गया है। यह सर्वहारा एवं अभिजात वर्ग के बीच की संघर्ष की कविता है। लीक पर चलने वाले आलोचकों ने इसमें वर्ग संघर्ष देखा है। कुकुरमुत्ता प्रतीक है सर्वहारा वर्ग का। तब तो वो कहता है खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतलाता है कैपिटलिस्ट। कुछ लोगों का मानना है कि यह कविता अभिजात्यता से मुक्ति की कविता है। जो एलिटिज्म है वो एलिटिज्म से मुक्ति की कविता है। तो यह कविता अभिजात्यता से मुक्ति की कविता है। इसके माध्यम से भी आला अपने अभिजात्यता के चार दीवारी से बाहर निकलते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि यह निराला के घर वापसी की कविता है, जबकि ऐसा है नहीं। जहां निराला का औसत जीवन सामान्य जीवन है, निराला इसमें सायास अभिजात्यता के तमाम संस्कारों एवं प्रतिमानों को तोड़ने की लड़ाई लड़ते हैं। अपने ही काव्य चेतना के रूपांतरण का प्रयास है। इसीलिए इस कविता की साधारणता में दो स्तरों, नायकत्व के स्तर पर और भाषिक चेतना के स्तर पर यह दिखाई पड़ता है, यह संघर्ष दिखाई पड़ता है। कुछ लोगों का यह मानना भी है कि यह निराला के मोहभंग की कविता है। छायावादी रचनाशीलता के अपर्याप्त पर जाने और कविता की नई जमीन की खोज की प्रक्रिया में कुकुरमुत्ता की रचना हुई। और आप जानते हैं कि छायावाद जो कविता है, छायावादी जो कविता, उसके चार जो प्रतिनिधि कवि हैं उसमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यह छायावाद की जो कविता, छायावादी कविता की रचनाशीलता के अपर्याप्त पर जाने और कविता की नई जमीन की खोज की प्रक्रिया में कुकुरमुत्ता की रचना हुई है। और इसलिए वो महसूस करते हैं कि छाया में जीवन की सच को नहीं कहा जा सकता, इसके लिए नई जमीन चाहिए था। छायावादी कविता में जीवन के वहां तो रोमानियत है, तो रोमानियत में तो जीवन की नहीं, मैंने जीवन की सच्चाई को नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इसके लिए नई जमीन चाहिए। यह कुकुरमुत्ता नई जमीन की पड़ताल है। अर्थात कुकुरमुत्ता जो है, जिस प्रगतिवादी चेतना की बात हो रही है, उस प्रगतिवादी धरातल पे ही लिखा जा सकता है। इस कविता का विन्यास एक आलाप शैली का है, मैंने एक आलाप में बोलता है और अपनी आरंभिकता में यह एक आख्यान का आभास देती है। जैसे एक थे नवाब, भारत से मंगाए थे गुलाब, डॉट डॉट डॉट, एकदम आख्यान बता रहा है। लेकिन एकालाप शैली की कविता में आख्यान शैली को बाद में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। अर्थात एकालाप शैली कविता के आख्यान शैली को बाद में तोड़ देती है। यह मूल स्थापना है इस कविता को लेकर। दरअसल हिंदी आलोचना और मनुष्य की संस्कार की अद्भुत विडंबना है कि कुछ चीजें स्थापित हो जाती है, फिर समाज या व्यक्ति उसे दोहराता रहता है, उसे वो रिपीट करता रहता है, दोहराता रहता है। कुकुरमुत्ता अगर प्रतीक है तो ऐसी सत्ता या ऐसी चेतना का, जिस चेतना की सृजनात्मकता, जहां से सर्जना होती है, सृजन होता है, क्रिएटिव, जहां से क्रिएटिविटी उत्पन्न होती है, क्रिएट होता है जहां से, तो ऐसी सृजनात्मकता खत्म हो गई है। रामविलास शर्मा मानते हैं कि इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको लिखा है। कुकुरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कविता को मार्क्सवादी संघर्ष के रूप में भी नहीं देखा जा सकता। कुकुरमुत्ता की जो तर्क योजना जिस वर्ग दृष्टि का परिचय देती है वह प्रोलेटेरियट, या जिसको हम सर्वहारा वर्ग कहते हैं, का प्रतीक नहीं है। यह तो लुम्पेन प्रोलेटेरियट वर्ग का प्रतीक है। अब ये लुम्पेन प्रोलेटेरियट कौन है, तो लुम्पेन प्रोलेटेरियट वो वर्ग है जो सिर्फ बातें करता है, काम नहीं करता, यानी कि कुल मिला के बकवास करता है। आप देखेंगे बहुत जगहों पर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो उससे कल बात आप ले लीजिए, लेकिन कहीं ग्राउंड पर काम करिए तो नहीं करेगा।
हम फलना जाति के नेता हैं, हम फलना धर्म के नेता हैं, हम फलना का जो है वो ठेकेदारी लिए हुए हैं। तुम ठेकेदार हो, तुमसे चलेगा देश, तुमसे चलेगा जात, तुमसे चलेगा समाज, तुमसे चलेगा धर्म। खुद अपने आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हो, व्यभिचारी हो, यही लुम्पेन प्रोलेटारिएट वर्ग जो सिर्फ बात करेगा, है ना, स्वघोषित नेता है, अपने आप को बन जाएगा। तो इसीलिए वो रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि ये लुम्पेन प्रोलेटारिएट सिर्फ बातें करता है, संघर्ष नहीं करता है। संघर्ष कौन करता है? आम आदमी, जो उस दर्द को झेलता है ना। जबकि प्रोलेटारिएट सिर्फ डिंगे नहीं हाँकता, संघर्ष करता है। लुम्पेन प्रोलेटारिएट क्या करता है? सिर्फ बात करता, संघर्ष नहीं करता है। जबकि प्रोलेटारिएट वर्ग जो है वो डिंग नहीं हाँकता। हम सब प्रोलेटारिएट वर्ग के लोग हैं जो डिंग नहीं हाँकते बल्कि ग्राउंड पर संघर्ष करते हैं। खुद स्वघोषित नेता नहीं बनते हैं, है ना, कि हम नेता हो गए, जाति के धर्म के ठेकेदार बन गए हैं। उधर से कोई कहेगा इस्लाम खतरे में, उधर से कोई सनातन खतरे में, उधर से ईसाइयत खतरे में, उधर से कोई कहेगा यहूदी जो है वो खतरे में है, उधर से कोई कहेगा बौद्ध धर्म खतरे में है। तुम ठेकेदारी लिया हुआ है। भारत में लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, कुछ तो समझ रखो। है आ जाइए। रमेश कुंतल मेघ जो है इसे वर्ग संघर्ष की कविता कहते हैं। इस कविता के पूर्वार्ध में, पूर्वार्ध माने पहले के जो उत्तरार्ध का जो वर्ग है वो उसको पूर्वार्ध कहा जाता है। पूर्वार्ध में दो वर्ग है, कौन कौन? गुलाब और कुकुरमुत्ता। ये गुलाब और कुकुरमुत्ता का वर्ग जो है इसके पूर्वार्ध में है। उत्तरार्ध में भी दो वर्ग है। वो कौन सा वर्ग है? नवाब की बेटी बहार और माली की लड़की गोली का वर्ग। देख लीजिए, एक तरफ कौन है? गुलाब और कुकुरमुत्ता। गुलाब अभिजात्यता का प्रतीक, नवाबी शान शौकत का प्रतीक, शासक का प्रतीक, और कुकुरमुत्ता सर्वहारा का प्रतीक, श्रमिक वर्ग का प्रतीक। उसी तरह बहार जो है, नवाब की बेटी जो है बहार, वह गुलाब अभिजात्यता का प्रतीक, और माली की लड़की गोली का वर्ग, सर्वहारा वर्ग। यह सिद्ध नहीं किया गया है कि यह पूरी संरचना में संघर्ष कहां है। बहार और गोली का संबंध मैत्रीपूर्ण संबंध है, दोस्ताना संबंध है, सखा भाव का संबंध है। यह संघर्ष का संबंध नहीं है। यह कविता किसी भी बनाए गए ढांचा का अतिक्रमण कर देता है। जो उस समय में जो बनाया गया ढांचा था कविता के नए प्रतिमान में जो लिखते हैं हमारे आलोचक लोग, तो उस कविता के नए प्रतिमान का भी ये अतिक्रमण करता है। बने बनाए हुए ढांचे का ये अतिक्रमण कर देता है। निराला का भाव विन्यास, शब्द विन्यास बहुत अद्भुत है और बहुत चौकन्ने है। इस कविता की वास्तविक चुनौती कविता की प्रचलित जमीन को तोड़ने की कोशिश है। और इसीलिए शुक्ल जी मैं बोल रहा हूं तो रामचंद्र शुक्ल जी बोल रहा हूं, याद रखिएगा। तो शुक्ल जी का मानना है कि निराला यथार्थ के विविध आयाम को पकड़ते हैं और श्रृंगारी रचना मिथक को छोड़कर ठेठ समकालीन भिक्षुक संस्कार प्रार्थना पर भी लिख सकते हैं। ये निराला के बारे में शुक्ल जी का मानना है। वे हमेशा कविता की बनी बनाई जमीन और दिशाओं को तोड़ने और नई जमीन को खोजाने का काम करते हैं। निराला के संदर्भ में ये शुक्ल जी मानते हैं। निराला भाषा, छंद, बिंब, प्रतीक, विषय वस्तु के स्तर पर बहुत प्रयोगशील है। निराला अपने व्यक्तिगत जीवन की अनेक परछाइयों को कविता का विषय बनाते हैं। अभावों से भरे हुए जीवन का बदला लेना, क्योंकि निराला का पूरा जीवन ही तो अभाव में गुजरा, इसलिए जब वो अपनी बेटी की के जीवन पर आधारित जब सरोज स्मृति लिखते हैं तो उसमें तो लिखते हैं कि दुखी जीवन की व्यथा रही। ये पूरा वहीं से शुरुआत ही होता है। तो इनका पूरा जीवन जो है अभाव में बीता हुआ, इसलिए अभावों से भरे जीवन का बदला लेना चाहते हैं एवं संघर्ष आदि को वे कविता में प्रतिबिंबित करना चाहते हैं। ये उनका कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दुनिया भर में गुलाब सबसे सुंदर पुष्प माना जाता है, लेकिन यह कुकुरमुत्ता गुलाब को मुंह चिढ़ाता हुआ अपनी प्रशंसा के गीत गा रहा है। निराला जी कुकुरमुत्ता के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि अभिजात्य वर्ग उच्चता के शिखर पर अपने ही नहीं पहुंचा है,
वहां तक पहुंचने में उसे निम्न वर्ग का सहारा लेना पड़ा है। यदि निम्न वर्ग के लोग उन्हें सहारा न देते तो उनका अस्तित्व कब का समाप्त हो जाता। कुकुरमुत्ता द्वारा अपनी प्रशंसा किए जाने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कितना भी निम्न क्यों न हो, वो कितना भी निम्न क्यों नहीं हो, उसका अपना महत्व होता है। उस निम्न व्यक्ति का भी अपनी एक विशेषता होती है जो दूसरे से उसे अलग करती है। बस उस व्यक्ति को अपना महत्व पता होना चाहिए, फिर वो भी कुकुरमुत्ते की तरह गर्वित होकर जी सकता है। अंततः नवाब द्वारा कुकुरमुत्ता के महत्व को स्वीकार कर गुलाब की जगह कुकुरमुत्ता उगाने का आदेश इस बात को साबित कर देता है कि अब कुकुरमुत्ता मेरे साथ, कुकुरमुत्ता भी उगाओ और सबके साथ उगाओ। ये जो है वो सर्वहार का बनाम जो पूंजीपति या बुर्जुआ समाज का जो टकराव है, उसमें किस तरह परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में भी यह कविता बताता है। निष्कर्ष तो कुकुरमुत्ता एक लंबी कविता है जो अपने कथानक में कई आयामों को समेटे हुए है। यह केवल पूंजीवाद पर व्यंग नहीं है, बल्कि यह भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के टकराव, मतलब कुकुरमुत्ता जो कविता है वो केवल पूंजीवाद पर व्यंग मात्र नहीं है, बल्कि यह भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के टकराव पर, कला और यथार्थ के बीच के द्वंद्व पर और व्यक्तिगत चेतना के सामाजिक रूपांतरण की गाथा भी है। यह कविता दिखाती है कि किस तरह एक साधारण और उपेक्षित वस्तु, जिसको हम कुकुरमुत्ता जो प्रतीक के रूप में आया है यहाँ पे, अपनी उपयोगिता, सच्चाई और स्वाभाविक शक्ति के कारण अंततः अभिजात्य और दिखावटी वस्तु गुलाब, जो कि दिखावटी अभिजात्य जो बन रहा है, उस गुलाब पर विजय प्राप्त करता है। कुकुरमुत्ता द्वारा अपनी प्रशंसा किए जाने का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति कितना भी निम्न क्यों न हो, उसका अपना महत्व होता है। उसे बस अपने महत्व को पहचानना है और उसे गर्व के साथ जीना है। निराला इस कविता के माध्यम से समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को, जिसको हम लोग बोलते हैं सबल्टन, है ना, समाज में जो हाशिए पर खड़े लोग जो हैं, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को ये संदेश देते हैं कि उनका जीवन, उनकी भाषा और उनका श्रम किसी भी दिखावटी सुंदरता से कहीं अधिक मूल्यवान है। अंततः नवाब द्वारा कुकुरमुत्ता की मांग करना और माली द्वारा यह कहना कि उसे उगाया नहीं जा सकता, यह साबित करता है कि जन चेतना और क्रांति स्वतः स्फूर्त होती है, उसे थोपा नहीं जा सकता। धर्म खतरे में है कह करके, या जाति की पहचान खतरे में है कह करके थोपिए मत, यह स्वतः स्फूर्त हो जाता है। निराला ने इस कविता के माध्यम से एक ऐसी जमीन तैयार की जहां हिंदी कविता ने पहली बार बेझिझक यथार्थ, सामाजिक विसंगतियों और व्यक्तिगत आत्मसंघर्ष को अपनी पूरी जटिलता में अभिव्यक्ति दी है। कुकुरमुत्ता इसीलिए आज के समाज में भी प्रासंगिक है, और जब तक पूरे विश्व में जिस किसी भी समाज में वर्गीय संघर्ष या पहचान के संघर्ष की समस्या रहेगी, जब तक किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति का, चाहे वो वर्ग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी भी आधार पर उसे निम्न माना जाएगा या उसका शोषण किया जाएगा, तब निराला की यह कुकुरमुत्ता उसके सामने यक्ष प्रश्न की तरह खड़ा हो जाएगा और यह सवाल खड़ा करेगा कि अबे सुनबे ओ गुलाब, पाया जो तूने सुर्खो ख्वाब, यह कहकर वह उसके अभिजात्यता पर, उसके श्रेष्ठता बोध की ग्रंथि पर एक करारा प्रहार करता रहेगा, और तब कुकुरमुत्ता प्रासंगिक रहेगा और अपने समय का अतिक्रमण करके वह कालजयी रचना बन जाएगा। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अपना
बहुमूल्य सुझाव नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही हमें यह बताने के लिए भी आप कमेंट करें कि मैं अगला टॉपिक किस पर लेकर आऊं। जो यूपीएससी के सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में जो मैंने जो सिलेबस में जो भी किताबें लगी हुई है, या जो भी कविता है, या जो भी विचारधारा है, या जो भी आंदोलन है, ये काव्य आंदोलन है, या जो कालखंड है, तो उसमें मैं अगला टॉपिक किस पर लेकर आऊं उसके बारे में अपना बहुमूल्य सुझाव नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, ताकि मैं फिर एक नई ऊर्जा के साथ कल आपको फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हो सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने आसपास होने वाली किसी भी हिंसा का मुखर विरोध कीजिए, अपने और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।